नमस्कार दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री की आज हम शुरुआत कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम यूरोपीय व्यापारी जो थे या कंपनियां आई थी उनके बारे में देखेंगे। उनके आने का जो क्रम था, जो लगाने के लिए परीक्षा में दे देता है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, इसके बाद में डच आए थे, उसके बाद में ब्रिटिश आए थे, फिर डेनिश आए थे। जो पुर्तगाली आए थे वो 1498 में आए थे और इसमें जो पहला पुर्तगाली आया था उसका नाम वास्को डी गामा था। काफ़ी प्रसिद्ध यात्री था, इसीलिए इसका नाम याद रखना है। और ये अब्दुल मनीद नामक एक गुजराती व्यापारी था, उसी के साथ में आया हुआ था। और जब ये कालीकट बंदरगाह पहुंचता है तो इसका स्वागत जमोरिन, जो वहाँ का राजा होता है, वो करता है। ठीक है, इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नोट में कि पुर्तगीज़ कंपनी सर्वप्रथम 1498 में आई थी और सबसे अंत में 1961 में गई थी। मतलब ये सबसे पहले आई भी सबसे पहले थी और उसके बाद में सबसे बाद में गई भी थी। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में विदेशी कंपनियों की स्थापना और कर। कंपनी का नाम सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको एस्तादो द इंडिया कहा जाता था, और ये पुर्तगाल देश का था। क्योंकि पुर्तगाली शब्द आगे लगा हुआ है तो इससे पता चलता है कि ये पुर्तगाल देश का ही होगा। और इसकी स्थापना 1498 में हुई थी। कोचीन या कोची में इसकी पहली फैक्ट्री 1503 में लगी थी। इसके बाद में दूसरी हमारी होती है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये इंग्लैंड की थी और 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी। और जो इसकी पहली फैक्ट्री लगी थी वो सूरत में 1613 में लगी थी। तीसरा हमारा हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और ये हॉलैंड की थी, वर्तमान नाम इसका नीदरलैंड है। और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, जो कि एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। ठीक है, और ये 1602 में लगी, मतलब कंपनी स्थापित हुई थी। और जो पहला इसका कारखाना लगा हुआ था वो था मसूलीपट्टनम में 1620 में। इसके बाद में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डेनमार्क की। ये त्रावणकोर में लगा था 1620 में। इसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये फ्रांस की जो है फ्रांस देश की थी और इसकी स्थापना 1616 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद फ्रांसीसी थी 1664 में और स्वीडिश थी 1731 में। अब आते हैं पुर्तगालियों के बारे में देखते हैं। तो प्रथम पुर्तगाली एवं प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा था, जो 1498 ईस्वी को आया हुआ था अब्दुल मजीद नामक गुजराती यात्री के साथ में। ठीक है, इसी की सहायता से ये पहुंचा था कहाँ पर, कालीकट के केरल नामक बंदरगाह पर। ठीक है, जहाँ पर इसका स्वागत जमोरिन ने किया था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये जो है भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय आया हुआ था। ठीक है, 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। उसके बाद में 1510 ईस्वी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1510 ईस्वी में 1510 में जो अल्बुकर्क था, अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। किससे? 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। उसके बाद में आ जाते हैं हमारे फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में आए हुए थे और इनके मंत्री कलवर्ट के प्रयास से फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के शासनकाल में ये कार्यक्रम हुआ था जब फ्रांसीसी आए थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी देश इंडसे ओरिएंटल के नाम से जाना गया। फ्रांसीसियों का जो प्रथम यात्री था, ठीक है, जो फ्रांसीसी का प्रथम गवर्नर आया हुआ था, प्रथम गवर्नर था वो फ्रैंको मार्टिन था। फ्रांसीसियों का जो प्रथम गवर्नर था वो फ्रैंको मार्टिन था। और 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर फ्रैंको मार्टिन ने बेलीकोंडमपुरम में, कहाँ पर, बेलीकोंडमपुरम के सूबेदार शेर खां लोदी से पांडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया था, जिसे कालांतर में पांडुचेरी कहा गया। ये युद्ध हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। वांडीवास का युद्ध जो हुआ था वो 1760 में हुआ था और इसमें जो अंग्रेज सेनापति थे वो आयरकूट थे। कौन थे? आयरकूट। कौन था? आयरकूट। और इसने फ्रांसीसियों को पराजित किया था। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। कर्नाटक का जो युद्ध था हमारा वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। इसके बाद में अंग्रेज आ जाते हैं। ठीक है, अंग्रेज
1599 में स्थल मार्ग से भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज जो था वो था जॉन मिल्टन हाल। कौन था? जॉन मिल्टन हाल था। ये जॉन मिल्टन हाल जो था ये स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री था। ठीक है। 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को पूर्व से व्यापार हेतु 15 वर्षों के लिए व्यापारी अधिकार प्रदान किया। 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। 1608 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस। कौन? कैप्टन हॉकिंस। अब यहाँ हमारा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसके? राजा जेम्स प्रथम के दूत। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस। कौन? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस। और ये सन 1608 और किसके दरबार में? तो सम्राट अकबर के दरबार में। ठीक है, अकबर के नाम पत्र लेके और किसके यहाँ पहुँचा था? जहांगीर के यहाँ पहुँचा था। तो जो कैप्टन हॉकिंस था वो 1608 में जहांगीर के दरबार में आया था और जो पत्र था वो अकबर के नाम था। और ये कहाँ पहुँचा था? तो आगरा में पहुँचा था। कहाँ पहुँचा था? आगरा में पहुँचा था। इसके बाद में 1615 ईस्वी में टॉमस रो ब्रिटेन के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुँचा था। तो कौन पहुँचा था? 1615 ईस्वी में टॉमस रो पहुँचा था जहांगीर के दरबार में और 1608 में कैप्टन हॉकिंस पहुंचा था जहांगीर के दरबार में। ठीक है, ये दो बात हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ था। फलस्वरूप चार्ल्स को बम्बई उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 में 10 पाउंड प्रतिवर्ष के किराए पर चार्ल्स द्वितीय से मुंबई को प्राप्त कर लिया था। प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्लासी का युद्ध जो है वो अंग्रेज़ों के लिए भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो इसकी तिथि थी वो 23 जून 1757 को है। डेट सहित याद रखना है, 23 जून 1757 को, क्योंकि कभी कभी क्रमबद्ध तरीके से वांडीवास का युद्ध और प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध ऐसे मिलाने के लिए दे देता है। एक तरफ सन रख देगा और एक तरफ जो है युद्ध के नाम रख देगा, तो इसलिए हमको याद रखना है। किनके मध्य हुआ था प्लासी का युद्ध? तो प्लासी का युद्ध जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला नहीं, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के मध्य होता है। किसके मध्य? नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों का जो सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव, उसके मध्य होता था। कारण इसमें क्या परिणाम क्या निकलता है? तो जो अंग्रेज होते हैं वो विजयी रहते हैं। विशेष भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी जाती है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी जाती है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें नींव रखी गई है, ना कि पूर्णतः सत्ता स्थापित हो जाती है या होने का प्रयास पूर्णतः सफल हो पाता है। सिर्फ और सिर्फ नींव रखी जाती है। इसके बाद में आगे आते हैं तो हमारा आ जाता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बक्सर का जो युद्ध था वो हुआ था 22 अक्टूबर और 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को किनके मध्य हुआ था? तो यहाँ पर बंगाल के नवाब, जो बंगाल का नवाब था उस समय, वो कौन था? तो वो था मीर कासिम। अवध के नवाब शुजाउद्दौला। देखिए वहाँ सिराजुद्दौला था और यहाँ शुजाउद्दौला है। दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज़ों का सेनापति जो था वो कौन था? हेक्टर मुनरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था उस समय अंग्रेज़ों का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था, के मध्य लड़ा गया था। और इसमें परिणाम क्या हुआ था? जो अंग्रेज़ थे वो जीत गए थे। ठीक है, जो अंग्रेज़ थे वो जीत गए थे। और इसमें जो है इन्होंने इसमें क्या किया था? अंग्रेज़ों की भारत में वास्तविक सत्ता, भारत में अंग्रेज़ों की वास्तविक सत्ता यहाँ से स्थापित होती है। ठीक है, उसमें सिर्फ प्लासी के युद्ध में नींव रखी जाती है। तो पूछे कि वास्तविक सत्ता कहाँ से स्थापित हुई? तो बक्सर के युद्ध से स्थापित होती है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो 2 संधियाँ होती हैं, ये भी दोनों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक इलाहाबाद की प्रथम संधि जो शाह आलम द्वितीय से हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि ये शाह आलम द्वितीय से हुई थी और दूसरा जो था इलाहाबाद की संधि वो शुजाउद्दौला से हुई थी। तो देखिए इसमें हमें सिर्फ जो डेट है वो चेंज है, बाकी सन जो है वो सेम है। 12 अगस्त को इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी, 1765 सन है। और दूसरी संधि जो हुई थी वो 16 अगस्त को हुई थी और 1765 इसमें भी सन है। तो यानी 12 और ठीक 4 दिन बाद 16 अगस्त, ठीक है, 1765 को दूसरी संधि हुई थी।
इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ और महत्वपूर्ण, जैसे कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक का युद्ध जो है ये पहला युद्ध, ये डेट भी हमें याद रखना है। तो ये 1746 से 1748 तक चला था। 1746 से 1748 तक ये हमारा कर्नाटक प्रथम युद्ध चला था, और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। इसका प्रमुख कारण कभी कभी पूछ लेता है, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेके था। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, और ये किस संधि के माध्यम से जो है समाप्त होती है, तो एक्सला सैपेल की संधि, जो 1748 में हुई थी, और इसमें कोई निर्णय नहीं निकला था। ठीक है। दूसरी जो इसमें दूसरा युद्ध हुआ था कर्नाटक का, वो 1749 में हुआ था, ठीक तुरंत बाद। 48 में समाप्त हुआ था और 49 में दूसरा शुरू हो गया था। तो 1749 से 1754 तक हुआ था। ठीक है। कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था पांडिचेरी की संधि। कौन सी संधि? पांडिचेरी की संधि से 1755 में समाप्त हुई थी, और इसमें अंग्रेजों की स्थिति काफ़ी मजबूत रही थी। तीसरा जो युद्ध हुआ था वो सप्तवर्षीय युद्ध या औपनिवेशिक के कारण, यानी कि सत्ता को उपनिवेश स्थापित करने की बात की जा रही थी, इस कारण हुई थी। पेरिस की संधि 1763 में। कब हुई थी पेरिस की संधि? 1763 में, और इसमें फ्रांस हार गया था। फ्रांस का क्या हुआ था? पराजय हुआ था। आंग्ल मैसूर युद्ध। अब आंग्ल मैसूर युद्ध में हम देखेंगे, इसमें युद्ध का वर्ष है, उसके शासक है बंगाल का गवर्नर उस समय कौन था, क्योंकि बंगाल के गवर्नर बार बार पूछे गए हैं और इनकी संधियाँ पूछी गई हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था उसके बारे में हम जानेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो भी 2 साल चला था, 1767 से 1769 तक। 1767 से 69 तक। और इस समय मैसूर का जो शासक था वो टीपू सुल्तान का पिता था, हैदर अली। और उस समय जो गवर्नर था बंगाल का वो बेरेलस्ट था। कौन था? बेरेलस्ट था। और ये मद्रास की संधि 1769 में हुई थी, इसी के तहत ये समाप्त हुआ था। दूसरी आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुई थी वो हुआ था 1780 से 84 के मध्य। कितना? 1780 से 84 के मध्य हुआ था, और इसमें भी शासक हैदर अली था, लेकिन इसमें गवर्नर जो है वो वारेन हेस्टिंग्स हो गया था। ठीक है। और इसमें मंगलौर की संधि हुई थी, और हैदर अली इसमें मारा गया था। इसके बाद में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक हुई थी। इसमें टीपू सुल्तान वो मैसूर का शासक था, और लॉर्ड कार्नवालिस जो है उस समय बंगाल का गवर्नर था, और श्रीरंगपट्टनम की संधि जो 1792 में हुई थी उसके द्वारा ये समाप्त हुआ था। इसके बाद में फिर चौथा जो हमारा है वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो था ये 1799 में हुआ था। कब हुआ था? 1799 में। इसमें टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर का शासक था, और लॉर्ड बेलेजली उस समय बंगाल का गवर्नर था। मैसूर की गद्दी पर अडयार वंश का एक बालक प्रिंस प्रिंसराज बैठा। टीपू सुल्तान की मृत्यु उस समय हो गई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक चला था, और ये सालबाई की संधि से, किससे? सालबाई की संधि से ये समाप्त हुआ था। तो सालबाई की संधि कब हुई थी ये जानना बहुत ज़रूरी है। सालबाई की जो संधि हुई थी वो 1782 में हुई थी। अंग्रेज़ों को सॉल्सेट तथा एलिफेंटा द्वीप मतलब प्राप्त हुआ था। ये सॉल्सेट द्वीप पर ही मुंबई बसा हुआ है, और एलिफेंटा द्वीप भी मुंबई में ही है। ठीक है। माधव राव नारायण पेशवा बना था, और राघोबा को पेंशन दी गई थी। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक हुआ था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण संधियाँ हुई थी, जैसे देवगांव की संधि, ये 1803 में हुई थी। इसमें कुछ डेट याद कर रखने लायक है, क्योंकि सन सेम सेम हो जा रहे हैं। तो देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 को अंग्रेज और भोसले के मध्य हुआ था। फिर दूसरा सरजी अर्जुन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 को अंग्रेजों तथा सिंधिया के मध्य हुई थी। और तीसरा राजपुर घाट की संधि जो है ये 25 दिसंबर 1805 को लॉर्ड वेलेस्ली के जाने के बाद जॉर्ज बार्लो द्वारा होलकर की संधि की गई थी। ठीक है। होलकर की संधि की गई थी। इसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक हुआ था। पूना की संधि, ग्वालियर की संधि तथा मंदसौर की संधि समस्त मराठा क्षेत्र की सत्ता के अधीन गया। पेशवा पद समाप्त कर दिया गया, और बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया। ये जो बिठूर स्थान है ये कानपुर में पड़ता है। इसके बाद में आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो हमारा हुआ था 1845 से 46 तक। दिलीप सिंह
और वजीर लाल सिंह, सेनापति तेजा सिंह थे, और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हार्डिंग था। इसमें लाहौर की संधि हुई थी। अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी से सम्मानित किया था। किससे? अंग्रेजों ने महाराजा की पदवी से सम्मानित किया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, दिलीप सिंह इस समय सिख शासक थे और लॉर्ड डलहौजी जो है वो गवर्नर था। अमृतसर की संधि के समय जो है ये समाप्त हुआ था। कब हुआ था? अमृतसर की संधि के समय समाप्त हुआ था। दिलीप सिंह से कोहिनूर का हीरा लेकर ब्रिटिश ताज के पास भेजा गया था। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखना है। आगे गवर्नर जनरल और वायसराय। तो पहला इसमें है वारेन हेस्टिंग्स। ये 1773 से 1785 ईस्वी तक बंगाल का प्रथम गवर्नर था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो हमारा था वो वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, इसके बारे में पूछा जाता है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय में आया था? तो वारेन हेस्टिंग के समय में आया था। और ये क्वेश्चन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। घेरे की नीति या रिंग फेस नीति या घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसने की थी? तो इसी ने की थी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की। और इसमें 3 सदस्य थे जिनका नाम लेमेस्टर, हाइड और चैम्बर था, और जो मुख्य न्यायाधीश बने थे उनका नाम एलिजा इम्पे था। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के मध्य और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 और सालबाई की संधि इसी के समय में हुई थी। उसके अलावा भारतीय न्यायिक सेवा का जनक किसको कहा जाता है? अगर पूछ ले तो भारतीय न्यायिक सेवा का जनक भी किसे कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। अस्थाई बंदोबस्त, ये अस्थाई बंदोबस्त जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अस्थाई बंदोबस्त हमारा जो है 1793 में प्रारंभ हुआ था। 5 अक्टूबर 1805 को कार्नवालिस की मृत्यु गाजीपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? गाजीपुर में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल का मकबरा जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। तो वो कौन सा है? कार्नवालिस है। ठीक है। भारत में सिविल सेवा, पुलिस सेवा का जनक भी किसको कहा जाता है? तो वो भी लॉर्ड कार्नवालिस को ही कहा जाता है। इसके अब आता है लॉर्ड वेलेस्ली। ये जो है सहायक संधि की शुरुआत किया था। लॉर्ड वेलेस्ली जो है ये सहायक संधि की शुरुआत किया था, और इसने सबसे पहले हैदराबाद, उसके बाद में मैसूर और तंजौर, हैदराबाद, मैसूर और तंजौर 1798 में, हैदराबाद को 1800 में, ठीक है, मैसूर को, और 1799 में तंजौर को, और 1801 में हैदराबाद को 1798 में, मैसूर को 1799 में, तंजौर को भी 1799 में, अवध को 1801 में, पेशवा को 1802 में, भोसले को 1803 में, और सिंधिया को 1804 ईस्वी में जो है इसने विलय किया था। इसके अलावा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, जिसमें टीपू की मृत्यु हुई थी, उसमें भी जो है यही गवर्नर था। इसके अलावा बसीन की संधि जो 1802 में हुई थी वो भी इसी के शासनकाल में हुई थी। अब आते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से जो 5 तक चला था, वो भी इसी के शासनकाल में हुआ था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुई थी। अब आते हैं वारेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी के बाद हस्तक्षेप की नीति। तो पूछता है हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? तो ये अपनाई थी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। 1818 ईस्वी में पेशवा के पद का समापन हो गया था। 1818 में पेशवा के पद का समापन हो गया था। आंग्ल नेपाल युद्ध जो है ये 1814 से 1816 तक चली थी, और इसी में सुगौली की संधि हुई थी। किसकी संधि हुई थी? सुगौली की संधि हुई थी भारत और नेपाल के मध्य में। ठीक है। बम्बई और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो ने, बम्बई और मद्रास में, कहाँ पर? बम्बई में और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो द्वारा लागू कराया जाना 1820 ईस्वी में। अवध एवं उत्तर पश्चिम राज्यों प्रांत में महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। पूछता है महलवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू था? तो अवध एवं उत्तर पश्चिम राज्यों में लागू था। ठीक है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हमारा आ जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक।
लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए थे, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो था ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। मतलब अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। 1829 ईस्वी में, कब 1829 ईस्वी में नियम 17 के तहत सती प्रथा का उन्मूलन किया था। इसके अलावा 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुआ। ठीक है, बेंटिंक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से, बेंटिंक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा, किसका, ठगी प्रथा का समापन किया था। ये भी बात हमें ध्यान रखनी होगी। ठगी प्रथा का अंत किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था, लेकिन कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में किया था। इसके बाद हम आ जाते हैं लॉर्ड एलनबरो। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है इसी के समय में समाप्त हुआ था। 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, 1843 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में जो एक्ट या अधिनियम 5 था उसके तहत दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था और सती प्रथा का कर्नल विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। लॉर्ड डलहौजी, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी को 29 मार्च 1849 को पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था। कोहिनूर का हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। अब इसमें कुछ, इसने व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत, व्यापकगत सिद्धांत किसने चलाया था, तो ये चलाया था हमारा लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। और इसने सबसे पहले सतारा का विलय हुआ था। ये बहुत ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि ये मैचिंग के लिए देता है कि किसका विलय कैसा हुआ था, या 4 इधर राज्य दे देगा और उधर सन दे देगा और उसको मैच कराना रहता है। तो सबसे पहले सतारा का जो विलय हुआ था 1848 में हुआ था। इसके बाद में जैतपुर और संभल का 1849 में, जैतपुर और संभल का 1849 में हुआ था। बाघाट, बाघाट मध्य प्रदेश में है बाघाट, और ये 1850 में हुआ था। फिर उदयपुर का हुआ था 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर का 1854 में, और सबसे अंतिम में जो हुआ था 1856 में वो अवध का हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि ये कुशासन का आरोप लगाया गया था, मतलब यहाँ पर शासन अच्छा नहीं चल रहा था, इसीलिए इसको इन्होंने अपने हाथों में लिया था अच्छा शासन चलाने के लिए। तो कुशासन के आधार पे अवध को जो है अपने में मिला लिया गया था व्यापकगत सिद्धांत के तहत। भारत में रेलवे का जनक किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर पर रेल का परिचालन 1854 में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य दूसरी रेल चली। भारत की पहली रेल पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना, भारत में पहली बार पीडब्ल्यूडी यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है लॉर्ड कैनिंग। भारत का जो है ये अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय था। अब यहाँ से गवर्नर जनरल का काम समाप्त हो गया, अब वायसराय जो है प्रारंभ हो गया। तो संपूर्ण भारत का अब वायसराय कहा जाने लगा गवर्नर जनरल को, बस और कोई अंतर नहीं था। तो प्रथम वायसराय कौन बन के आया था, लॉर्ड कैनिंग आया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके समय में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 का हुआ था मेरठ से, तो वो कहाँ से शुरुआत हुआ था, तो वो मेरठ से हुआ था 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के समय जो है उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय गवर्नर जनरल जो था वायसराय जो था वो कौन था, तो वो था हमारा लॉर्ड कैनिंग। 1857 में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो पूछा जाता है कि किस वायसराय के समय में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता की स्थापना की गई थी, तो 1857 में कैनिंग के समय में की गई थी। ठीक है, 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में उच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अब आ जाता है लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो जो था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में क्या हुआ था, लॉर्ड मेयो 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनवाया था। क्या बनवाया था, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। और भारत में इम्पोर्टेंट है,
भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में हुई थी। कब? 1872 में हुई थी प्रथम जनगणना। ये जो है क्रमबद्ध तरीके से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन भारत में पहला जनगणना जो प्रारंभ करवाया था वो लॉर्ड मेयो ने प्रारंभ करवाया था। इसके बाद में हमारा लॉर्ड लिटन आ जाता है। लॉर्ड लिटन, तो लॉर्ड लिटन जो है ये 1878 ईस्वी में रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में, किसके? रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रथम अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो रिचर्ड स्ट्रैची था। और कब बना था? तो 1878 में बना था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1878 में पारित हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस एक्ट को आकाश से होने वाला वज्रपात कहा था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 ईस्वी में हुआ था तथा वैधानिक जनपद सेवा का गठन 1878 में किया गया था। सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है, अभी हम लॉर्ड मेयो को देखे थे जिसके समय में जनगणना शुरुआत किया गया था सिर्फ 1872 में, लेकिन ये लॉर्ड रिपन के समय में 1880 से 84 का जो इसका समय था उसमें इसने नियमित या कह सकते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से जनगणना का प्रारंभ किया था 1881 में। स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव, स्थानीय स्वशासन का भी जनक इसे कहा जाता है, और जो है प्रस्ताव पारित किया था 1882 में। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है इसीलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 ईस्वी में शिक्षा आयोग का गठन किया था जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। तो यहाँ पर बात ये करते हैं कि जो हंटर आयोग था वो शिक्षा से संबंधित था, और ये 1882 में संबंधित था, लेकिन ये किस पे केंद्रित था? तो उसमें दे देगा प्राथमिक पर था, जूनियर पे था, या हायर एजुकेशन पे था, तो ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। अगला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। 2 फरवरी 1883 ईस्वी में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए प्रस्तावित इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। यह श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि इल्बर्ट बिल ये जो है किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो ये श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में लॉर्ड डफरिन। अब लॉर्ड डफरिन जो था इसके समय में बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ था। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। डफरिन के समय ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है, और इसके अध्यक्ष जो है वो W.C. बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम एविन ऑक्टेवियन ह्यूम था, ठीक है। 1887 ईस्वी में डफरिन के कार्यकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी। इसके बाद में और अगर बात करें तो जो पहला हमारा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, इसमें बिहार की तरफ से किसी ने भाग नहीं लिया था। पहले में बिहार की तरफ से किसी ने भाग नहीं लिया था, ये बात भी ध्यान रखना है। इसके बाद लॉर्ड कर्जन